मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल आपके। चलिए कुछ आज बात करते हैं डीबीटी बीईटी को लेकर के। इस एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी हम लोग बहुत टाइम से कर रहे हैं और इस एग्जाम का वेट भी कर रहे थे। तारीख आ चुकी है, फॉर्म भरने की देर है, एग्जाम सामने खड़ा हुआ है। डीबीटी बीईटी के लिए 2019 क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके लिए। कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9013902981। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब ना कर रखा हो तो कर लीजिए बड़ी सी बेल के साथ। चलिए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चनों को। ऐसे क्वेश्चन जो लास्ट ईयर बीईटी के एग्जाम में देखने को मिले। यहाँ इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए हम लोग समझेंगे कि आंसर क्यों था, कैसे था, ताकि कल जब ये पेपर दोबारा हमारे सामने आए तो हम लोग आसानी से क्वेश्चनों को समझ भी सके और सॉल्व भी कर सके। Question number 5. In a bacterial growth experiment, the concentration of cell increasing from 10,000 cells per ml to 30,000 cells per ml in 3 hours. During the exponential growth phase, the doubling time of the bacteria is. देखिए, जब भी ये क्वेश्चन सामने दिखाई दे तो पहली बात तो समझ जाइए कि वो बैक्टीरिया की ग्रोथ काइनेटिक्स के बारे में बात करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि हर बैक्टीरिया का अपना एक डिवाइड करने का रेट है। अब जैसा ई कोलाई सेल के लिए बोलते हैं ना कि 20 मिनट में वो 1 की 2 बन जाती हैं, वो उसका डबलिंग टाइम है। बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये टाइम वेरी करता है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि ई कोलाई हमेशा 20 मिनट में डिवाइड करेगा। डिपेंड इस पर भी करता है कि कंडीशन कैसी है। इसलिए जर्नली स्टेटमेंट ये होता है कि बैक्टीरिया ई कोलाई 20 मिनट में डिवाइड करता है अंडर ऑप्टिमल कंडीशंस। यहाँ कैलकुलेशंस के लिए कुछ फार्मूले हमारे पास होते हैं। जहां हम अगर दे रखा हो कि भाई सेल कितनी थी, कितनी हो गई, कितने मिनट के अंदर, तो हम जनरेशन टाइम, कितनी जनरेशंस हैं, यहाँ तक कि एक सेल से कितनी सेल बन जाएंगे, इन सब बातों का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि जनरेशन निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है n इज इक्वल टू log nt माइनस log n0 अपॉन log 2, जहां log nt है कि जो गिवन टाइम था उसके बाद कितनी सेल थी, log n0 है स्टार्टिंग में कितनी सेल थी, और log 2 क्योंकि यहाँ पे हम लोग हर सेल की डबलिंग देख रहे हैं। एक सेल दो ही तो बनने वाली ना अल्टीमेटली। इन्हीं कैलकुलेशन का इस्तेमाल करके हम लोग n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे बाद में जनरेशन टाइम निकाल लेंगे। टाइम को डिवाइड कर दीजिए जनरेशन के साथ में कि कितने टाइम में कितनी जनरेशन थी, तो एक जनरेशन में कितना टाइम निकल के आएगा, आपको आंसर मिल जाने वाला है। चलिए डाटा को चेक करते हैं। फार्मूला हमारे सामने था। इनिशियली हमारे पास 10,000 सेल थी और 3 घंटे बाद वो 10,000 सेल 30,000 सेल में कन्वर्ट हो गई। तो हमने इनकी log की वैल्यूज रखी और सॉल्व करने पे मालूम पड़ा कि भाई जो हमारे पास जनरेशन है टोटल वो है 1.56 जनरेशन इस दौरान। अब जनरेशन आ चुका है, टाइम थे 3 घंटे, तो डिवाइड करने पर आपके पास पर जनरेशन कितना टाइम लगा, दैट इज 1.92 आवर्स। ये आपका आंसर भी है। अब आपके पास जो ऑप्शन दे रखे हैं उन ऑप्शन में डी ऑप्शन है जो 1.9 है, जो कि करेक्ट भी है इसके लिए। इस तरह के फार्मूले से बहुत हेल्प मिलती है बातों को जानने की। देखिए बहुत सारे क्वेश्चनों को तो हम लोग कैलकुलेशन देकर डर जाते हैं, बट कैलकुलेशन इतनी कॉम्प्लिकेट होती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। A 20-mer DNA containing AGC only. In how many ways can this DNA sequence be constructed? बात है कॉम्बिनेशन की और एक यूनिवर्सल फार्मूला है ये m की पावर n। इसे हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। जहां m का मतलब है कि जिसके भी आप कॉम्बिनेशन तैयार करना चाह रहे हो वो वैरायटी कितनी है। अब हमारे केस में कितनी वैरायटी है, A, G और C ओनली, मतलब केवल 3 टाइप के बेसिस हैं। n है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन कितने का है 20 मर का, तो 3 की पावर 20, यही आपका आंसर भी है। अगर बात कर रहे हो तुम अमीनो एसिड्स की, तो वहां लैंग्वेज में टोटल 20 अल्फाबेट्स होते हैं। अगर उन्होंने कहा होता कि 20 में से कोई सा भी अमीनो एसिड हो सकता है, तो हम 20 की पावर करते। अगर आपसे ये कहा जाता कि डीएनए के जो 4 बेसिस हैं ATCG, इनमें से कुछ भी हो सकता है, तो फिर ये 4 की पावर होता। ये फार्मूला m की पावर n बहुत काम आएगा और बहुत जगह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, डीएनए में भी, प्रोटीन में भी और जनरल लाइफ में भी। क्वेश्चन नंबर 35। एक डीएनए का फ्रेगमेंट को डाइजेस्ट किया गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्स के द्वारा। रिकॉग्निशन साइट है उसकी GGAT-CCC और कट लग रहा है GG के बीच में। दैट वुड क्लीव एट द पोजीशन एट द एरो
जैसे कि दिखाया गया है, यू वांट टू क्लोन दिस फ्रेगमेंट इन अ वेक्टर विच डज नॉट कंटेन द रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर एक्स। अब जो ये पीस है इसे तो एक्स एंजाइम का इस्तेमाल करके जनरेट किया गया है, लेकिन आपके वेक्टर में एक्स की साइट है नहीं। तो इनमें से कौन सा एंजाइम आप यूज करोगे डाइजेस्ट करने के लिए वेक्टर को? द सीक्वेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट एंड पोजीशन ऑफ क्लीवेज फॉर ईच एंजाइम इज शोन बिलो। देखिए प्रिंसिपल सिंपल सा है। जब भी कभी कटिंग इस तरह की होती है, जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है, तो जो पीस जनरेट होते हैं वो ओवरहैंड है। ये कह लो कि सिंगल स्ट्रैंड्स अवेलेबल हैं। इन्हें हम स्टिकी एंड भी कहते हैं। अगर इन दोनों एंड्स को मैं आसपास ले आऊं तो ये वापस एक दूसरे से चिपक सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। जी सी के साथ, ए टी के साथ, टी ए के साथ और सी जी के साथ। इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना है हमें। भाई अगर किसी दो डीएनए के पीसेस को आपको दोबारा चिपकाना है तो दोनों सिंगल स्ट्रैंड जो अपोजिट पोलरिटी के हैं उनमें कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होनी चाहिए। अब मान लीजिए हम लोग इस एंजाइम का इस्तेमाल करें तो कट करने पर जो मुझे सिंगल स्ट्रैंड पीस मिलने वाले हैं वो TTA टाइप के हैं, लेकिन आपके पास जो सीक्वेंस मिली थी वो तो CTAG टाइप की थी। ये तो एक दूसरे कंप्लीमेंट्री होंगे नहीं। ऑप्शन नंबर बी में आपको AGCT मिलने वाला है, जबकि आपको CTAG टाइप का चाहिए। और ऑप्शन नंबर 3 में CTAG टाइप की सीक्वेंस मिलेगी जो कि एग्जैक्टली कंप्लीमेंट्री होगी। तो अगर आप एक एंजाइम नंबर C का इस्तेमाल करें तो उससे जनरेट होने वाले सिंगल स्ट्रैंड ओवरहैंग एग्जैक्टली वैसे होंगे जैसे कि एंजाइम X के द्वारा जनरेट हुए थे। और जब आप इन दो एंजाइम्स के द्वारा कटे हुए पीसेस को आसपास लाओगे तो वो बड़े आराम से कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेंगे और चिपक जाएंगे। डीएनए के पीस को जोड़ना आसान हो जाएगा। इसलिए आंसर नंबर 3 है करेक्ट, जो ऐसे पीस जनरेट कर रहा है जो कंपेटिबल हो बेस पेयरिंग करने के लिए एंजाइम X के कटे हुए पीसेस के साथ। रिकम्बिनेंट डीएनए में ये स्टडीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। भाई आफ्टर ऑल हर रेस्ट्रिक्शन साइट हर डीएनए के मॉलिक्यूल में अवेलेबल नहीं होती। तो कई बार हम लोग किसी एक एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं अपनी टारगेट साइट काटने के लिए जो आपका डीएनए फ्रेगमेंट होता है, और किसी दूसरे एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं आप अपने वेक्टर को कट करने के लिए। बस शर्त ये है कि दोनों के जो ओवरहैंग्स क्रिएट हों वो ऐसे हों जो कॉम्प्लीमेंट्री हों, बड़े आराम से आपस में चिपक सकें। क्वेश्चन नंबर 37 ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन नंबर 37 में अ सिंक्रोनस एनिमल सेल वर स्टेन्ड with a fluorescence DNA binding dye and analyzed by flow cytometry. The histogram of cell count versus fluorescence intensity is shown below with or without treatment. ये DNA बाइंडिंग डाई की बात कर रहे हैं। अब नो डाउट अगर आप इंटेंसिटी की बात करो 50, 100, 150 के आसपास तक जा रही है। सेल साइकिल और डीएनए की स्टोरी G1, S, G2, M ये सेल साइकिल के फेसेस हैं। अब डीएनए कंटेंट की बात करो, मैं देखिए अगर डीएनए यहां पर मैं बोलूं कि 100% है डीएनए, तो एस फेज के शुरुआत में 100% जो डीएनए था वो डिवाइड करना शुरू करेगा, एकदम से डिवाइड नहीं कर जाएगा। 101%, 102%, बढ़ते 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 एस फेज के लास्ट तक वो 200% हो जाएगा, डबल क्वांटिटी में डीएनए। G2 में 200% ही डीएनए अवेलेबल है और एम फेज में भी 200% ही रहता है जब तक कि एनाफेस ना आ जाए। फिर एनाफेस में वापस डीएनए के मॉलिक्यूल अलग हो जाने हैं। पॉइंट समझ के देखो कि भाई पहले डीएनए डबल होता है और डबल होने के बाद सेग्रीगेट करता है। डबलिंग प्रोसेस चुटकी बजाते नहीं होती, एक एक बेस पे रेप्लिकेट होता है तो धीरे धीरे डबल अमाउंट बढ़ता है। तो जो ये वाला रीजन है ये मान लीजिए आपका 1x है, मतलब जो भी एक्चुअल डीएनए था, और ये इंडिकेट कर रहा है कि ये 2x है, डीएनए क्वांटिटी डबल हो चुकी है। अगर आप ग्राफ में इंटेंसिटी को भी देखो तो 75 और 150 के आसपास की आपको इंटेंसिटी दिखाई। आप कह सकते हो पहली वाली पीक जो है ये G1 वाली सेल्स की है। ये जो बीच में रीजन है जहां डबलिंग चल रही है ये हो गई आपके एस फेज की सेल्स, और जो ये लास्ट वाली है ये है आपकी G2 और M फेज के स्टार्टिंग की। हुआ क्या ट्रीटमेंट करने के बाद, सारी की सारी पीक अब मुझे डबल वाली दिखाई दे रही है, सिंगल वाली पीक ना के बराबर है, यानी कि मेजोरिटी ऑफ सेल्स मेरी G2 और M फेज की हैं। तो अब जो भी ये ट्रीटमेंट दिया गया था क्या हुआ, द ट्रीटमेंट इनहिबिट द सेल्स फ्रॉम एंटरिंग द एस फेज। अगर ऐसा होता तो फिर मुझे पहले वाली पीक दिखाई देती और बाकी पीक गायब हो जाती। द ट्रीटमेंट इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ G1 फेज, वही पहले वाली पीक मिलनी चाहिए थी मुझे,
द ट्रीटमेंट ऑफ इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ G2M फेस, हाँ G2M फेस वाली सेल्स मुझे बड़ी मात्रा में दिखाई दे रही हैं। द ट्रीटमेंट इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ एस फेस वाली में मुझे केवल यहाँ बड़ी पीक दिखाई देती है बीच के हिस्से में, ना 75 ना 150 के आसपास। तो बेस्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, जो इंडिकेट कर रहा है कि अब ज्यादातर सेल्स वो हैं जो G2 और M फेस में है, डबल क्वांटिटी में डीएनए ली हुई। ये एक्सपेरिमेंट बहुत बेसिक थे और बहुत इंपॉर्टेंट थे सेल साइकिल को समझने के लिए। खास तौर से जब हमने ये समझा कि भाई यूकैरियोट्स में सेल साइकिल में अलग अलग फेसेस होते हैं और एस फेस वो है जहां डीएनए रेप्लिकेट करता है, मतलब क्वांटिटी डबल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 77, ई कोलाई के आरएनए पॉलीमरेज के बारे में बात कर रहे हैं। 6 सब यूनिट है, 2 अल्फा, 1 बीटा, 1 बीटा डैश, 1 ओमेगा और 1 सिग्मा। जब भी कभी आरएनए पॉलीमरेज की हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है सिग्मा की, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज तो एक गाड़ी है, उस गाड़ी को ड्राइव करने का जिम्मा सिग्मा का है। और सिग्मा बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि सिग्मा 70 एक्चुअली में जीन को डिफाइन करने वाला जो मॉलिक्यूल है कि कौन सी जीन किस टाइम पड़ी जाएगी, वो सिग्मा के पास एबिलिटी है। आरएनए पॉलीमरेज में बाकी कोई यूनिट ये नहीं जानती। बिना सिग्मा के आरएनए पॉलीमरेज ये भी नहीं पहचान सकता कि प्रमोटर कहां पर है। इसलिए जब हम बारीक डायग्राम देखते हैं तो हम देखते हैं कि सिग्मा के भी डिफरेंट डोमेन्स हैं, जैसे कि सिग्मा 4, सिग्मा 3.1, सिग्मा 2, और ये डोमेन्स हैं जो एक्चुअल में प्रमोटर के उन रीजन्स को पहचानते हैं जिन्हें -10 या -35 के रूप में जानते हैं। हालांकि सिग्मा का इस्तेमाल केवल ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने के लिए, एक बार इनिशिएशन हो गया तो सिग्मा छोड़ के चला जाएगा और अब ये आरएनए पॉलीमरेज एज सच काम कर सकता है। इंडियन बैक्टीरिया में हम आरएनए पॉलीमरेज को सिग्मा के साथ बोलते हैं होलो एंजाइम, बिना सिग्मा के बोलते हैं कोर एंजाइम। बिना सिग्मा के आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएशन नहीं कर सकता, क्योंकि प्रमोटर को पहचानने की एबिलिटी सिग्मा फैक्टर में है और किसी के अंदर नहीं। और यहां उन्होंने पूछा हुआ था कि इनमें से कौन सी सब यूनिट इंपार्ट करती है स्पेसिफिसिटी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ जीन एंड हाउ। तो भाई स्पेसिफिसिटी डिफाइन करने वाला है सिग्मा, और सिग्मा पहचानता है -10 और -35 सीक्वेंस को और डिफाइन करता है कि भाई ये है प्रमोटर। इंडियड सभी जीन्स के प्रमोटर जैसा नहीं होते, जैसा हीट शॉक प्रोटीन है। बैक्टीरिया को अगर टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन हो जाए तो जो उसके अंदर प्रोटीन्स हैं वो डीनेचर हो जाते हैं, बैक्टीरिया मर जाएगा। ऐसा ना हो तो बैक्टीरिया कुछ खास जीन को एक्सप्रेस कराता है जिनसे बनने वाले प्रोटीन का नाम है हीट शॉक प्रोटीन। मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स हैं या चैपरोनिन्स, ये मिस फोल्डेड प्रोटीन से बाइंड करते हैं, उनको प्रॉपर्ली फोल्ड करने में हेल्प करते हैं। बट ये जीन तभी एक्सप्रेस करेंगे जब हीट शॉक हो। तो जब भी कभी हीट शॉक होता है तो ऐसे सिग्मा फैक्टर जनरेट होते हैं जो केवल उन्हीं जीन्स को पहचानते हैं जिनसे हीट शॉक प्रोटीन बनने वाला है। आरएनए पॉलीमरेज को पकड़ लेते हैं ये वाले सिग्मा, और ये उसे समझाते हैं कि भाई केवल वो वाली जीन एक्सप्रेस करनी है जो हीट शॉक प्रोटीन बनाएगी। नॉर्मल कंडीशन में सिग्मा 70 आता है, जो आरएनए पॉलीमरेज को हाउस कीपिंग जीन को ट्रांसक्राइब करने के लिए बोलता है, वो जीन्स जो सेल की मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। बड़ी कमाल की कहानी है इनकी भी, मतलब ट्रांसक्रिप्शन इतना बोरिंग भी नहीं है, और ये भी सोचने में बड़ा अचंभा लगता है कि एक छोटा सा बैक्टीरिया के अंदर भी कितना वेल मैनेज्ड डिसिप्लिन के साथ काम होता है एज पर द नीड। अब क्योंकि डीबीटी बैट के लिए टाइम काफी कम है तो उसकी तैयारी काफी शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट होनी चाहिए। आई फ्लाई की ये क्लासेस आप अपने घर से कर सकते हो ऑनलाइन, हाई क्वालिटी लेक्चर आपके टाइम के अकॉर्डिंग जब आपको सुविधा हो। आई फ्लाई की क्लासेस के साथ आप नेट, गेट, एआरएस, आईसीएमआर, डीबीटी सेलेक्ट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, तो एमएससी एंट्रेंस के लिए जेएनयू और जैम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आई फ्लाई की क्लासेस ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9013902981। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना कर रखा हो तो कर लो घंटी के साथ, और इस वीडियो को शेयर करो अपने उन तमाम दोस्तों के साथ जो डीबीटी, बीईटी के लिए या फिर गेट और सीएसआईआर के लिए तैयारी कर रहे हैं। चलिए फिर दिन की अच्छी शुरुआत कीजिए और मेहनत कीजिए। जय हिंद।